हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, जनरल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है और ये इलेक्ट्रिकल का टॉपिक वाइज अभी हम करा रहे हैं। 4-5 इलेक्ट्रिकल का ही कराएं, उससे पहले मैकेनिकल का करा रहे हैं। ठीक है, तो कंबाइंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों चलते रहेगा, बाकी सिविल का भी चल रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये एक्चुअली RLC सर्किट से क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी एग्जाम में जिस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है और जितना लेवल का आता है, मतलब ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, वो सब हम कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। द करेंट एट रेजोनेंस इन RLC सर्किट इज। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट में में RLC सर्किट में रेजोनेंस का कंडीशन होता है, वहां पे करंट क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो करंट इक्वल्स टू क्या होगा? करंट इक्वल्स टू V बाई आर होता है। ठीक है ना, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो करंट इक्वल्स टू V बाई आर होगा। अब यहाँ पे R के जगह पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। RLC सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस भी होगा उसमें, कैपेसिटेंस भी होगा उसमें और इंडक्टेंस भी होगा। ठीक है, तीनों होगा। RLC तीनों का तीनों होगा। तो यहाँ पे जो R के जगह पे क्या होगा? V बाई जेड होगा। अब इस जेड का जो वैल्यू होगा, अगर इस जेड का वैल्यू जो है मिनिमम होगा, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे फॉर RLC सर्किट, फॉर RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट। इसमें क्या होता है? इम्पीडेंस होता है, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जगह पे RLC सर्किट में नेट इम्पीडेंस होता है। नेट इम्पीडेंस जो जेड होता है उसका इक्वल्स टू हो जाएगा आर, मतलब रेजिस्टेंस प्लस जेड, जे इंटू XL माइनस XC होता है। ये आपका क्या होता है? इम्पीडेंस, नेट इम्पीडेंस होता है। अब यहाँ पे जो XL है, XL माइनस XC होता है। XL जो है ये क्या है? इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, XL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू एल होगा। ठीक है, एल यहाँ पे इंडक्टेंस हो जाएगा और ओमेगा जो है आपका, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है। तो XL ये हो गया। और XC का अगर हम बात करें तो ये होता है आपका कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कैपेसिटेंस हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखिए, ठीक रहेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, XC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? XC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? 1/ओमेगा C लिखेंगे। ठीक है, XC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1/ओमेगा C लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नीट्यूड अगर हम जेड का लिखे, ये आपका क्या है? ये आपका इम्पीडेंस है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस वो क्या हो जाएगा? जेड इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इम्पीडेंस का। ठीक है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस होगा। अब देखिए रेजोनेंस पे होता क्या है? एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे होता क्या है? रेजोनेंस पे XL इक्वल्स टू XC होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर होगा रेजोनेंस पे। अब ये दोनों जब बराबर होगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। मतलब मतलब इस कंडीशन पे रेजोनेंस पे जो इम्पीडेंस होगा, जेड का वैल्यू होगा, वो क्या होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम होगा ना, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म तो जीरो हो जा रहा है, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्स होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो जेड जो होगा मिनिमम होगा। और ज्यादा कब होता? जब इसका भी कुछ वैल्यू रहता, सपोज एक्सएल का वैल्यू ज्यादा रहता, मान लीजिए एक्सएल का वैल्यू 8 रहता, एक्ससी का वैल्यू 2 रहता, तो इसके अब यहाँ पे दोनों 4 है तो दोनों तो जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे जेड मिनिमम होगा। जब जेड मिनिमम होगा तो आई इक्वल्स टू V बाई जेड होता है। तो जेड जब अगर यहाँ पे ये मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली इसका आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया तो एक बार से लाइक कर दीजिए जरूर, बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें। ठीक है, हम आपको इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिविल ज्ञान सिटी चैनल को।
जिस भी आप ग्रुप में जुड़े होंगे आप उसमें जरूर जरूर शेयर करें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट एन आरएलसी सर्किट हैज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 किलोहर्ट्ज, क्यू फैक्टर ऑफ 100, इट्स बैंड विड्थ इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर क्यू होता है वो कैसे डिफाइन होता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू इक्वल्स टू होता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ होता है, ठीक है। क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा डीप में हम नहीं चल रहे हैं, डीप में चलेंगे तो बस ये आप यही फंस रह जाइएगा, ठीक है। बस ये हम इतना क्वेश्चन आपको करा देना चाहिए, एक ही क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो जाए और आपको याद हो जाए एकदम, कि आपको एग्जाम में और ज्यादा इससे ना पढ़ना पड़े। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होता है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/r रूट एल बाई सी होता है आपका क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 160 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, और क्यू फैक्टर का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे बैंडविड्थ निकालना है आपको, तो बैंडविड्थ इधर आएगा तो आपका एफ आर डिवाइडेड बाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्यू फैक्टर हो जाएगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 160 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, और बैंडविड्थ जो है वो आपका 100 है। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्यू का फैक्टर का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो इसका बैंडविड्थ निकालते हैं तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा? 1.6 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। किसमें दिया हुआ है? ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.6 किलो हर्ट्ज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि बैंडविड्थ जो है अगर कम होगा तो क्वालिटी जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा होगा तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर जो है वो कम होगा। देखिए बैंडविड्थ क्या है, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो दो आपका जो आप अगर ग्राफ करंट और फ्रीक्वेंसी का दिखाते हैं, तो जो उसमें ग्राफ का नीचे वाला विड्थ आता है उसी को बैंडविड्थ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो बस आप इतना ही याद रखिए, क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो ये तो ऐसे ही, बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। ये सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद रखिए और कुछ नहीं। और ये 1/r रूट एल बाई सी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फेज एंगल इन एन आरएलसी सर्किट? करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है फेज एंगल का, ठीक है। तो आपको हम अभी बताएं कि आरएलसी सर्किट में, आरएलसी आरएलसी सीरीज सर्किट में जो आपका इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? Z इक्वल्स टू रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यही होता है आपका नेट इम्पीडेंस का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पावर ट्रिंगल सीरीज आरएलसी सर्किट में ड्रॉ करें पावर ट्रिंगल, तो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस होता है, ये आपका एक्सएल एक्सी हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा? नेट इम्पीडेंस होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सएल हो जाएगा, इधर क्या होगा? एक्सी होगा, और आपका ये वाला जो टर्म होगा, एक्स टी इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्सी हो जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका फाई हो गया, जो कि आपका ये फेज एंगल है, ये आपका इम्पीडेंस हो गया। ये आप याद रखिएगा। तो इस पावर ट्रिंगल से अगर tan फाई इक्वल्स टू निकालते हैं तो tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर एक्स एल माइनस एक्सी है। बेस कितना है? बेस है आपका आर, तो यहाँ से अगर फाई निकालते हैं तो tan इनवर्स एक्सएल बाई एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर होगा। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है ये एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आरएलसी सीरीज सर्किट रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव, एन आरएलसी सीरीज सर्किट रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली एक्टिव इंडक्टिव। देखिए ये जो सीरीज चला रहे हैं ये बीपीएससी एई के लिए इनफ है, जेएसएससी जेई के लिए इनफ है, और जिस भी एग्जाम में जनरल इंजीनियरिंग पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपका सिविल है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आपको चिंता नहीं करना है, बस यहाँ से आप देखते रहिए, ये इनफ है जितना भी बता रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन आरएलसी सर्किट रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव। प्रीडोमिनेंट मतलब हमेशा इंडक्टिव कब होगा? जब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो आपका बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा या फिर अबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। तो आपको देखिए
सीरीज RLC सर्किट में Z इक्वल्स टू क्या होता है, R प्लस जे इंटू XL माइनस XC होगा। ठीक है, XL आपका क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू ओमेगा एल होगा, और XC जो है ये आपका XL होगा, XC जो हो गया 1/ओमेगा C कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई f होता है। XL जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी एक्सएल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होगा क्योंकि ये डायरेक्टली ओमेगा से, और एक्सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है कि प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव, वो हमेशा इंडक्टिव कब होगा, जब वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, अबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा तो वो हमेशा, क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडक्टिव रिएक्टेंस में। तो रेजोनेंस कर्व अगर RLC सर्किट का आप देखेंगे तो बिलो जो फ्रीक्वेंसी होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो एक्सएल का वैल्यू होगा, बिलो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो एक्सएल का वैल्यू लो होगा और एक्सी का वैल्यू हाई होगा तो सर्किट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटिव रिएक्ट सर्किट। देखिए क्या होता है किसी भी सर्किट में, आपको ऐसे ही पता है कि कहीं पे भी अगर मान लीजिए एक एक यहाँ पे अगर हम बात करें, एक फैमिली है, यहाँ पे अगर कोई अगर एक फैमिली में अगर 3 मेंबर रह रहे हैं, सब 3 परिवार रह रहे हैं, और जिस भी परिवार के का हेड जो होता है, जो ज़्यादा पैसा कमाता है उसका क्या होता है, ज़्यादा वैल्यू रहता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई एक फैमिली है, उसमें 3 फैमिली रह रहे हैं, मतलब 3 परिवार रह रहे हैं, 3 भाई रह रहे हैं, और उसमें से अगर किसी भी एक परिवार में किसी भी एक फैमिली अगर जो ज़्यादा पैसा कमाएगा उसका ज़्यादा वैल्यू रहता है, खासकर देखा गया इस तरह से। तो उसी तरह अगर हम बात करें, जिसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा, जिसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा उसका ज़्यादा मतलब वहाँ पे बोलबाल रहेगा। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ ज़्यादा रहेगा तो एक्सएल का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो आप अगर ग्राफ देखिएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ये सब आप याद मत रखिएगा, अब ये बता रहे हैं क्या क्या याद रखना है आपको। ये आपका फ्रीक्वेंसी का कर्व हो गया, ये आपका रिएक्टेंस हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंस हो गया, ये ओम में होगा, ये ओम में होगा। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से इसका रहता है, ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है। ये आपका क्या हो गया, एक्सएल हो गया, ये आपका एक्सी हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सएल हो गया, ये आपका एक्सी हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है। ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इधर अगर बात करें, इधर साइड में तो एक्सी का वैल्यू एक्सएल से ज्यादा होगा, और इधर साइड में बात करें तो एक्सएल का वैल्यू एक्सी से ज्यादा होगा। ठीक है, देख रहे हैं कि इधर साइड में आप देखिए ना, ये ग्राफ के थ्रू ये किसका वैल्यू ज्यादा है, एक्सी का वैल्यू ज्यादा है, एक्सी का वैल्यू ज्यादा है और एक एक्सएल का वैल्यू कम है। लेकिन इधर में आते हैं तो एक्सी का वैल्यू कम हो गया और एक्सएल का ज्यादा हो गया। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर कम होगा, ठीक है, क्लियरली आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका रेजोन, इस जो पॉइंट को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होगा, अगर और आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम द कर्व, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, ये आपका रिएक्टेंस है। यहाँ पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा क्योंकि दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं एट बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट बिलो। ऐसे भी आपको पता है कि एक्सएल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, और एक्सी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ये भी 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, एट बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज लो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे एक्सएल का वैल्यू क्या है, कम है। ये आपका एक्सएल है, ये आपका एक्सएल, आप देखिए ना ग्राफ में किसका वैल्यू ज्यादा है, ये इस वाले पोर्शन में एक्सी का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि एक्सी का ये ग्राफ है तो एक्सी का वैल्यू ज्यादा है ना, और एक्सएल तो कम है, यहाँ पे नीचे में ही आ रहा है। तो एट बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम में एक्सएल जो होता है वो लो होता है, एंड एक्सी इज हाई, एक्सी जो होगा वो आपका हाई रहेगा। ठीक है, तो सर्किट बिहेव्स लाइक, circuit behaves like a capacitive circuit, a capacitive circuit, a capacitive circuit
मतलब ठीक है। तो बिलो रेजोनेंस ऐसे भी याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी कम होता है तो एक्सी का वैल्यू ज़्यादा होता है तो उसमें कैपेसिटिव होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा। एक्सएल का जो वैल्यू होगा वो एक्सी के बराबर होगा, तो सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो सर्किट behaves like a purely resistive circuit। ठीक है, यहाँ पे जो है, जैसा कि आपको पता है कि इम्पिडेंस इक्वल्स टू क्या होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आर एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल हो जाता है तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इम्पोर्टेंस आपका रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो सर्किट क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर एक्सएल का वैल्यू कम हो जाता है तो क्या कैपेसिटिव टाइप का वो शो करता है। अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट में लिखिएगा एट द अबोव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट द अबोव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट द above resonance frequency XL is high। XL का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है, और XC का वैल्यू जो होगा वो लो होगा। तो सर्किट बिहेव्स लाइक एन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, सर्किट बिहेव्स लाइक एन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सर्किट है वो आपका इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर समझ में आ गया ना, क्या होगा आंसर, अबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा अगर इंडक्टिव दिखाना है तो। क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट द पावर फैक्टर एट द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, तो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में जो पावर फैक्टर होता है वो आपका क्या हो जाएगा, 0.707 लीडिंग होगा। ठीक है, 0.707 लीडिंग होगा। ठीक है, पावर फैक्टर का वैल्यू हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, 0.707 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। देखिए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट का वैल्यू होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट होता है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे लिखिए आप, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी at which current is current is 1/√2 times the times of maximum current। अब मैक्सिमम करंट कब आएगा, आपको पता है कि Z इक्वल्स टू जो आपका मैग्नीट्यूड होता है Z का, वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। आपको मैक्सिमम करंट निकालना है तो करंट इक्वल्स टू वी बाई आप जेड लिखिएगा। अगर ये जेड का जो वैल्यू मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम जेड का वैल्यू कब होगा, जब एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस पे क्या होगा आपका, करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी जब हो जाएगा रेजोनेंस पे तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो वहां पे उस मैक्सिमम करंट के जो 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट जो होगा वो आपका हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होगा। उस करंट पे जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा उसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता है।
देखिए अब हम यहाँ पे कुछ और चीज बता रहे हैं। इफ नॉट को अगर आप डिनोट करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आप डिनोट करिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आप एफ नॉट को फ्रीक्वेंसी से एफ नॉट को डिनोट कर दिए। एफ वन को आप किससे डिनोट करिए? लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी से, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से F1 से, और F2 से हाइयर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F2 जो होगा वो आपका हाइयर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होगा। एफ नॉट का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? रूट F1 और F2 के बराबर होगा। एफ नॉट का जो वैल्यू होगा रूट F1 F2 के बराबर होगा। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर आप ग्राफ इसका खींचते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एफ नॉट हो, एफ वन हो गया, ये एफ नॉट हो गया, ये एफ टू हो गया। ठीक है, एफ वन एफ जीरो एफ टू मान के चलिए, और यहाँ पे एफ टू पे जो आपका करंट होगा वो आई एम बाई रूट टू होगा, मैक्सिमम करंट। और यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम करंट होगा। ये आपका क्या है? ये आपका एफ नॉट जो है ये आपका क्या है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। एफ टू सॉरी, ये जो है आपका हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट का वैल्यू होगा वो रूट टू के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए एज द लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देन द नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज लीडिंग। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग होगा। ठीक है, आप ये पॉइंट लिखिए, इसीलिए हम तो 0.707 रीडिंग लिखे हैं। लोअर एज द lower half power frequency, as the lower half power frequency is less than the resonant frequency, less than the resonant frequency, the nature of power factor is leading. The nature of power factor is leading. The nature of power factor is leading. ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे फॉर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के लिए, फॉर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, फॉर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो P का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाई 2 होगा। P का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाई 2 होगा। और जो I का वैल्यू होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई रूट 2 होगा। मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई रूट 2 होगा। अब यहाँ पे Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट 2 Z मीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब रूट 2 R हो जाएगा, रूट 2 R हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो इम्पिडेंस का वैल्यू होगा वो रूट 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा? एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एट हाफ पावर frequencies the impedance is root 2 times the resistance। तो यहाँ पे पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos फाई इक्वल्स टू R बाई जेड होगा, और यहाँ पे R डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू रूट 2 R होगा। तो यहाँ पे 0.707 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो पावर फैक्टर होगा वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे 0.707 लीडिंग होगा। लीडिंग क्यों होगा अभी हम बता दिए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर 0.707 लीडिंग होगा। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए RLC सीरीज सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, its half power frequency are 10 kilohertz and 90 kilohertz, then quality factor of the circuit is। देखिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में 10 किलोहर्ट्ज और आपका 90 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। ये आपका जो है
ये हम आपको बताया ना कि बैंड विड्थ क्या होता है, F2 माइनस F1 हो जाएगा। बैंड विड्थ की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे कोई इस क्वेश्चन में जो अगर आप बैंड विड्थ निकालते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट में, तो बैंड विड्थ क्या हो जाएगा, 90 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब 80 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब FH माइनस FL होगा, FH माइनस FL होगा। ठीक है, हाइयर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट पूछ रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल्स टू क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। आपको हम बताए थे ना कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ होगा। और हम आपको ये भी बताए थे कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके बराबर होता है, √F1 F2 होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर FH और FL होगा, मतलब रूट अंडर 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वालिटी फैक्टर इजीली निकाल पाइएगा, 30 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ 80, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो 0.375 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 0.375 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.375 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in a series RLC circuit, the values are R equals to 50 ohm, L equals to 50 microhenry और C equals to 2 nanofarad। Then find the resonant frequency निकालना है। अब हम आपको बताए थे ये वाला चीज कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू FR इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, यहाँ पे FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, L जो होगा वो क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, और C क्या होगा, C होगा आपका कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा। C क्या होगा, कैपेसिटेंस का स्पेलिंग फिर से, L जो हो जाएगा वो क्या होगा, इंडक्टेंस। ठीक है, C जो होगा वो होगा कैपेसिटेंस होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे R इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, R इक्वल्स टू 50 ओम दिया हुआ है, L इक्वल्स टू 50 माइक्रो हेनरी दिया हुआ है, और C इक्वल्स टू 2 नैनो फैराडो दिया हुआ है। अब यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 1/2 पाई √L, L का वैल्यू क्या दिया हुआ है 50, माइक्रो दिया हुआ है तो इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 नैनो दिया हुआ तो 10⁻⁹ से, तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, 0.5 मेगा हर्ट्ज आएगा। आप निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 मेगा हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन RLC सीरीज सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज एक्सीड द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस वोल्टेज, देन द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा, पावर विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए आपका जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द पावर लीड द करंट बाय 90 डिग्री दिया हुआ है। देखिए अब आप अगर RLC सीरीज सर्किट पे अगर आप AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो उसमें से रिजल्टिंग करंट होगा वो सर्किट से फ्लो करेगा। ठीक है, मैंने सपोज दैट ये आपका RLC सर्किट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटेंस है, ये आपका इंडक्टेंस है। ठीक है, आप इससे कोई भी वोल्टेज पास कराते हैं, इससे कोई भी वोल्टेज अगर आप कनेक्ट करते हैं, इससे कोई वोल्टेज अगर आप कनेक्ट करते हैं, तो होगा क्या, जो VR होगा वो IR के बराबर होगा, जो आपका रेजिस्टेंस के अलॉन्ग वोल्टेज होगा वो IR के बराबर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R एंड इन ए फेज विद द करंट I, VR इक्वल्स टू IR होगा। VL इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू XL होगा, मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस L एंड इट लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह VC इक्वल्स टू I इंटू XC होगा, ये क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C एंड इट लैग्स द करंट I बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा, ये 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। यहाँ पे 90 डिग्री क्या होगा, लैग होगा। VC इक्वल्स टू I इंटू XC, क्योंकि आपको पता है कि XL इक्वल्स टू ओमेगा L होता है और XC इक्वल्स टू 1/ωc होता है, मतलब ये माइनस टर्म होता है। ठीक है, तो XL आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस, और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ से इंडक्टिव वोल्टेज एक्सीड बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए तीन, अब ये यहाँ पे समझ में आया कि VR इक्वल्स टू IR होता है, मतलब वोल्टेज इक्वल टू द कैपेसिटिव
देखिए वोल्ट यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज क्रॉस द रेजिस्टेंस आर एंड इन अ फेज विद द करंट आई। ये फेज में होगा, ये आप लीड ना करेगा ना लाइक करेगा, ये आपका सेम फेज में होगा। अब यहाँ पे आप 3 पॉइंट लिखिए, 3 पॉइंट आप लिखिए। इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब जो एक्सेल होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज जो होगा, पूरे के पूरे लिखिए। इफ द इंडक्टिव reactance voltage equals to the capacitive reactance voltage, then the reactive power component will be in a phase with the current। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, reactive reactive power component, the reactive power component the reactive power component will be the reactive power component will be in a phase with in phase with the current, in phase with the current। ठीक है, और जो आपका अगर if the inductive reactance voltage exceed the capacitive reactance voltage, तो इस केसेस में क्या होगा, reactive component component of power, reactive component reactive component of power, ठीक है, power will lead the current by will lead the current by 90 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज होगा, अगर कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस वोल्टेज होगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज से ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, लैग करेगा। हमेशा आप याद रखिए कि VC जो होता है माइनस होता है, क्योंकि 1/ओमेगा C होता है, एक्सएल माइनस XC करते हैं, मतलब ये जो टर्म होता है माइनस में होता है, इसलिए ये लैग आप याद रखिएगा। जो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर विल lag the current by 90 डिग्री, will lag the current by 90 डिग्री, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये आप तीनों के तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि लीड द करंट बाई 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज ज्यादा हो जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ सीरीज RLC सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसमें भी बताने की जरूरत है क्या, कि रेजोनेंस में XL इक्वल्स टू XC होता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा बिकम्स इक्वल्स टू द कैपेसिटिव रेजोनेंस, इसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस क्या होगा रेजोनेंस पे, इम्पीडेंस क्या होगा रेजोनेंस पे, इम्पीडेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इम्पीडेंस का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इफेक्टिव जो इम्पीडेंस आएगा जेड, वो कितना आएगा, आर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। ये वाला जो टर्म है एक्सएल इक्वल्स टू आपका सीरीज में, उसको हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी होता है। एक टेबल आप बना ही लीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक तो आपका जो सर्किट है, एक है आपका सीरीज RLC सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो गया, सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो गया। एक हो गया आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे लिख लीजिए स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये टर्म पहले याद रखेगा, जेड इक्वल्स टू एक्सएल माइनस जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी होता है। अगर आप इसका नेट निकालते हैं तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। ये आप याद रखिएगा, इम्पीडेंस होता है, ये इम्पीडेंस होता है। और रेजोनेंस पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो स्पेसिफिकेशन में इम्पीडेंस का अगर हम बात करें, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, ये क्या होता है, आपका सीरीज में मिनिमम होगा और इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसी तरह हम बात करें करंट का, करंट जो होगा इसमें आपका मैक्सिमम होगा, इसमें आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इफेक्टिव इम्पीडेंस जो वैल्यू होगा यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे क्या होगा, L/CR होगा।
ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नॉन, इट इज नॉन एज एसेप्टर यूनिट, एसेप्टर सर्किट बोल सकते हैं। और ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, रिजेक्टर सर्किट बोल सकते हैं, रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, बोल कह सकते हैं, बोलते ही हैं। इसमें पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, यूनिटी होता है। इसमें भी पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, यूनिटी होता है, पावर फैक्टर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्चुअली आरएलसी सीरीज सर्किट से क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम पैरेलल में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्वेश्चन। पैरेलल में, इन ए पैरेलल आरएलसी सर्किट क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज, ठीक है, क्यू फैक्टर कैसे आप डिफाइन करते हैं, तो क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड टू मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड इन ए साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसा तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे देखते हैं रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम अभी क्या बोले कि क्वालिटी फैक्टर क्यू आपका पैरेलल सर्किट में क्या होता है, 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी लॉस्ट, टोटल एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड, टोटल एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड। ठीक है, अब देखिए इन सीरीज आरएलसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में होता क्या है, जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो क्या होगा, ओमेगा एल बाई आर होता है, मतलब 1 बाई ओमेगा आर सी हो जाएगा। इसको इस तरह का से भी लिख सकते हैं, मतलब एक्सएल बाई आर लिख सकते हैं और एक्सी बाई आर लिख सकते हैं। ये होता है आपका पावर फैक्टर। तो और ये आपका किस में होगा, सीरीज आरएलसी सर्किट में। उसी तरह इन पैरेलल आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट में, पैरेलल आरएलसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है आर इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर बाई ओमेगा एल होगा, और उल्टा हो जाएगा 1 ओमेगा इंटू आर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आर बाई एक्सएल हो जाएगा और आर बाई एक्स सी हो जाएगा, सेम टू सेम रिवर्स हो जाएगा इसमें। तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल आरएलसी सर्किट में जो आपका क्वालिटी फैक्टर होगा डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट। अगर इंडक्टेंस होगा तो आर बाई एक्सएल होगा, और कैपेसिटेंस होगा तो आर बाई एक्सिस होगा, एक्सी होगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला दोनों आप याद रखिएगा। क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। क्लियर है कि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा, इसमें एक्सएल बाई आर होता है, इसमें आर बाई एक्सएल और एक्सी होता है, पैरेलल में हो जाता है क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट अ रेजोनेंस इन एलसी सर्किट। तो रेजोनेंस पे जो आपका सीरीज में जो इम्पिडेंस होगा वो मिनिमम होता है, और जो पैरेलल में जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अभी जस्ट हम टेबल आप लोगों को बताएं, अभी हम जस्ट टेबल बताएं। टेबल में देखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है वो मिनिमम होता है। मिनिमम क्यों होता है, मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि एक्सएल रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है। तो एक्सएल इक्वल्स टू, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो जेड इक्वल्स टू आर मिनिमम होगा। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी नहीं होता है यहाँ पे पैरेलल में। ठीक है, ये जो माइनस वाला जो टर्म है वो आपका रिवर्स प्लस हो जाता है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो जेड होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, दोनों टर्म जुड़ जाता है आपका। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे द सीरीज इम्पिडेंस ऑफ द टू एलिमेंट इज मिनिमम एंड पैरेलल इम्पिडेंस इज मैक्सिमम। आप एक मिनिमम याद रखिएगा तो मैक्सिमम आपको ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In a series RLC circuit is supplied by an AC voltage of 50 RMS. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट सप्लाइड बाय द सोर्स एट रेजोनेंस। यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू, RLC सर्किट है, R का भी वैल्यू दिया हुआ है, इंडक्टेंस का भी वैल्यू दिया हुआ है, और आपका कैपेसिटेंस का भी वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, करंट। आपको पता है ना कि सिंपली करंट इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई R होता है, लेकिन R के जगह पे इम्पीडेंस लिखेंगे, इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि RLC सर्किट है ना, सिर्फ रेजिस्टेंस रहता तो R लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे RLC तीनों है तो कंबाइंड लिखेंगे हम, क्योंकि R भी है, एल भी है और सी भी है, तो तीनों का कंबाइंड जो होता है वो जेड होता है, इम्पिडेंस होता है। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू वी बाई जेड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप जेड का वैल्यू निकालिएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का
स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो रेजोनेंस पे ये क्या बोल रहा है, रेजोनेंस बोल रहा है, तो एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो हो जाएगा, ये वाला सिर्फ टर्म बोल रहे हैं, जीरो हो जाएगा। तो जो आपका जेड का वैल्यू होगा वो आर के बराबर होगा। तो आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका 10 ओम दिया हुआ है, तो 10 हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The frequency at which maximum voltage occurs the capacitor in a RLC circuit is, तो मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है आपका ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर व्हेन द सर्किट ऑपरेट्स एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल्स टू 2 पाई 1 बाई, सॉरी ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका एफ आर इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट एल सी हो जाता है, ठीक है। While in a series RLC circuit, yeah, series RLC circuit, the maximum voltage capacitor alone occurs at a frequency slightly below the resonant frequency, और वो जो frequency का वैल्यू है वो है आपका 1/2 पाई रूट अंडर 1 बाई एल सी का एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई 2l का स्क्वायर, ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसमें दिया हुआ है, आपका 3 में दिया हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बैंड विड्थ व्हेन आरएलसी सर्किट हैज ए क्यू फैक्टर ऑफ 120 एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 किलोहर्ट्ज। आपको पता है ना कि क्यू फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू फैक्टर इक्वल्स टू एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ निकालना है, तो बैंडविड्थ इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 180, क्यू फैक्टर 120 दिया हुआ है। तो इससे अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है 1.5 किलो हर्ट्ज आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.5 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल, उसको हम टैंक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तो उसको हम टैंक सर्किट बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपका क्या है इंडक्टेंस रहेगा, ये आपका क्या है इंडक्टेंस हो गया, और ये आपका क्या है कैपेसिटेंस हो गया। ये दोनों क्या है पैरेलल में है, और ये आपका किससे कनेक्टेड है, ये जो है आपका वोल्टेज यहाँ से ये है कनेक्टेड है, और ये आपका प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका VT हो गया, ये हो गया आपका माइनस। ये क्या है टैंक सर्किट है। टैंक सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन ए पैरेलल, उसको हम टैंक सर्किट बोलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a resonant frequency of parallel resonant band pass filter is 20 kilohertz, bandwidth is 2 kilohertz, then the upper cutoff frequency, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको ये ग्राफ बताए थे शुरू में, RLC सर्किट जब हम अभी क्वेश्चन अभी इसी में करा रहे हैं, तो इस तरह का एक ग्राफ बताए थे, ठीक है। ये यहाँ पे जो होता है ये आपका लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपका क्या होता है हाइयर लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, और ये आपका क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है एफ आर, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बैंडविड्थ, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा, यहाँ पे वो जेड आर हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो इम्पिडेंस होता है, और इस जगह पे जो फ्रीक्वेंसी होता है, इस जगह पे जो इम्पिडेंस होता है वो 0.707 जेड आर होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्लियरली आपको यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। अब ये यहाँ पे जो F1 है ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, F2 क्या है सॉरी F1 जो है ये आपका क्या है F1, ये आपका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है F1 जो है। और आपका जो F2 है ये क्या है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्लियर है। और एफ आर जो है वो क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन में क्या कुछ F1 अगर आपको निकालना होगा डायरेक्टली, तो F1 इक्वल्स टू एफ आर माइनस बैंड विड्थ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर F2 निकालना होगा तो एफ आर प्लस बैंड विड्थ डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये आपका पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बैंड विड्थ है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 20 दिया हुआ है, बैंडविड्थ दिया हुआ है। तो अपर फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिएगा, इजीली निकाल लीजिएगा आराम से। F2 इक्वल्स टू एफ आर प्लस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 किलो हर्ट्ज है, और बैंडविड्थ कितना दिया हुआ है, 2 किलो हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 2 है। तो इससे अगर आप निकालते हैं तो 21 किलो हर्ट्ज आ जाएगा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल लीजिएगा, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 21 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो थोड़ा सा प्लीज और सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, वो आप जितना भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सिविल का, उसमें आप जरूर जरूर शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, लास्ट तक देखते हो, तो जरूर लाइक करके ही जाइएगा। पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, ये जो आपका वीडियो है जनरल इंजीनियरिंग का जो भी हम करा रहे हैं, ये जेएसएससी जेई के स्टूडेंट इजिली देख सकते हैं। आप प्रीवियस एकदम पैटर्न पे ही है, और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वाले में भी जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग आपका आसान ही पूछेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। डीएसएसबी में भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट इज, पावर फैक्टर क्या होगा रेजोनेंस आरएलसी सर्किट में। अब पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, आपको एक ग्राफ भी बताया था कि आपका पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो यूनिटी होता है सीरीज आरएलसी सर्किट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओनली रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव इम्पिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ याद रखिएगा यूनिटी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे आप देखेंगे। अभी हम सिविल का भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप उसको भी मिस मत करिएगा। सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट किए हैं, उसका एकदम इम्पोर्टेंट जो जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटेड करा रहा है, तो आप उसको भी जरूर जाके देखिए। ठीक है, और जीके का भी वीडियो देखिए। अभी हम आप लोग के लिए लूसेंट का जो जनरल साइंस होता है वो भी हम उसका वीडियोस लेके आ रहे हैं। ठीक है, लूसेंट का जनरल साइंस का भी आपका पूरा का पूरा कवर कराएंगे, और आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जाम में उसको स्कोर करवाएंगे। ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।